अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम MGT 602 की न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ एक्चुअल में जो है थीम्स की फॉर्म में आती है। वन थीम पर वीक होता है, तो आपको जो है एक वीक में एक थीम दे दिया जाता है। उस थीम में टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 12 टॉपिक्स हैं इस थीम में। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस लेक्चर के अंदर जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो कवर कर लें। तो आज का हमारा थीम 1 है, इस जिसे आप लेक्चर 1 भी कह सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम जो है टॉपिक 1 पे आते हैं। यहाँ ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन देखेंगे और एंटरप्रेन्योर देखेंगे क्या होता है। उसके बाद फिर हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट डूइंग योर ओन बिजनेस। यानी कि आप जब अपना बिज़नेस करें तो वो एंटरप्रेन्योरशिप होगा। एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली एक ऐसा बिज़नेस होता है जिसके अंदर आप कोई इनोवेशन करते हैं, जिसमें आप कुछ नया करते हैं और फिर उस वो इनोवेशन करने के लिए आप कोई रिस्क लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आप कोई इनोवेशन करते हैं और उस इनोवेशन के लिए कोई रिस्क लेते हैं, तो वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप होता है। उसके बाद वो कहता है एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु सेट्स अप अ बिज़नेस। वो पर्सन, वो इंसान जो इस बिज़नेस को सेट कर रहा है, जो इस बिज़नेस को चला रहा है, वो इंसान जो इनोवेशन कर रहा है, जो रिस्क ले रहा है, वो पर्सन जो है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अबाउट डूइंग बिजनेस, क्रिएटिंग प्रॉफिट्स एंड एडिंग वर्क फोर्स टू एन इकोनॉमी। यानी कि एक ऐसा बिज़नेस जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपको कोई प्रॉफिट हो और आपकी इकोनॉमी में चेंज आए, तो वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप होगा ना। जब ग्रेजुएट कर लेते हैं तो उसके बाद किसी भी इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये कि वो कोई जॉब कर ले और दूसरा ये होता है कि वो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर ले। तो आजकल जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को फॉलो किया जाता है। बहुत सी गवर्नमेंट ने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल ने और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एनजीओज़ ने ऐसे डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं जिन्हें इंक्यूबेशन सेंटर्स कहा जाता है। उनके अंदर जो है ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ आपने कैसे एंटरप्रेन्योर बनना है और उसके लिए आपने क्या क्या करना है। तो इसकी बहुत सारी जगहों पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इंक्यूबेशन सेंटर जो है, इसका टॉपिक आगे आएगा, उसे हम वहाँ करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर आर एक्सपेक्टेड टू बी इंटेलिजेंट, जीनियस एंड सुपर स्मार्ट पीपल। यानी कि ऐसा समझा जाता है, बल्कि ऐसा है कि एंटरप्रेन्योर ऐसे पर्सन्स होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत जीनियस और सुपर स्मार्ट लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ जो है इनोवेशन करनी होती है, कुछ नया करना होता है, तो उसके लिए जो है स्मार्ट पीपल होते हैं। किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना और फिर उसे जो है सक्सेसफुल बिज़नेस बनाना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ये एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजंस लेने होते हैं, तब भी आप जो है अपने बिज़नेस को प्रोसेस करते हैं और तब वो एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनता है। तो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर इन एक्शन बिजनेसमैन। अब हम ये नहीं कह सकते कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ वही है जो नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि कुछ इनोवेटिव करना और रिस्क लेना, तो ये किसी चलते हुए बिज़नेस में भी हो सकता है। हम मोस्टली बात करते हैं न्यू बिज़नेस की, वो इसलिए करते हैं कि आपको पता है जब भी कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो वो हमेशा रिस्की होता है, उसमें कोई इनोवेशन करनी ही होती है। तो इसका मतलब है जो नया बिज़नेस होता है वो तो एंटरप्रेन्योरशिप होती ही होती है, लेकिन जो इन एक्शन बिज़नेस है, जो बिज़नेस चल रहा है, वो भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है। कब? जब उसमें कोई इनोवेशन की जाए, उसके अंदर कोई रिस्क लिया जाए। तो इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इन एक्शन बिजनेस या इन एक्शन बिजनेसमैन भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है। अ ह्यूमन बीइंग हु हैज़ गोट सम टैलेंट एज एन आर्टिस्ट। अब देखें, ऐसा कहा जाता है कि बिज़नेस जो है, बिज़नेस के लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बिज़नेस तो जो है वो प्रैक्टिस से आता है, बिज़नेस के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि ठीक है, बिज़नेस के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम कंसिडर कर लें कोई आर्टिस्ट या कोई म्यूज़िशियन होता है, एक आदमी है जिसके अंदर म्यूज़िशियन बनने का टैलेंट है, तो उसे भी टीचिंग लेनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा।
तब ही वो म्यूज़िशियन बन सकता है। बिल्कुल इसी तरह वो इंसान जिसके अंदर बिज़नेस स्किल्स हैं, लेकिन उसे उन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसे उसका जो आर्ट है वो लर्न करना पड़ेगा, उसकी स्किल्स पता होंगी, तभी वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कितनी पुरानी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप उतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान। जब से इंसान ने रहना स्टार्ट किया तब से ही जो है इनोवेशन स्टार्ट हुई। सबसे पहले जब लोग रहते थे तब सिर्फ क्या था कि हंटर थे, सिर्फ हंटिंग की जाती थी और इंसान सरवाइव करते थे। उनके सिर्फ दो ही मकसद थे, एक तो वो अपनी फूड के लिए हंटिंग करते थे और दूसरा उन्हें कोई शेल्टर चाहिए होता था जिससे वो नेचर के अगेंस्ट जो है वो सरवाइव कर सकें। तो उसके बाद क्या हुआ कि किसी इंसान ने जो है ऑब्ज़र्व किया कि हम पत्थरों को रगड़ें तो उसमें से आग निकलती है, हीट होती है, तो उन्होंने फायर लाइटिंग जो है टेक्निक ईजाद कर ली, आग जलाना शुरू कर दी। इसी तरह किसी ने टूल मेकिंग स्टार्ट कर दी और टूल मेकिंग टेक्निक के बाद फिर उन्होंने देखा कि जो है खाना वो है ज़मीन में हम उगा सकते हैं, कोई चीज़ अगर ज़मीन पे लगाएं बीज तो हमें कुछ मिलता है। उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी। इसी तरह फार्मिंग की तो फिर उन्होंने स्टोरिंग मेथड्स जो हैं वो इनोवेट किए कि हम किस तरह अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह जो ही इंसान ने जब से रहना स्टार्ट किया, जितनी पुरानी इंसान की रूट है उतनी ही पुरानी जो है वो ऑन्टरप्राइजिंग है। तो कहते हैं कि जब फार्मिंग स्टार्ट हुई और फार्मिंग फिर एक बहुत बड़े स्केल पे होने लगी, लार्ज स्केल पे, तो जब फार्मिंग बड़े स्केल पे होने लगी तो उससे इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। यानी कि फार्मिंग में जब चेंज आया तो उसे बिग ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इकोनॉमिक बहुत बड़ा चेंज था। आप जानते हैं आजकल भी बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ फार्मिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ बनना स्टार्ट हुई और इस तरह जो है वो फार्मिंग का एक स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये था कि अब एक जगह पे फार्मिंग हो रही है तो लोगों ने सोचा कि इसे दूसरी ऐसी जगह पे ले जाया जा सकता है जहाँ फार्मिंग नहीं होती या जहाँ ये चीज़ कम है, उसे वहाँ ले जाके बेचा जाए, जिसे हम तजारत कहते हैं। तो तब मर्चेंट स्टार्ट हुई, उन्होंने तजारत स्टार्ट की। अगर आप देखें तो ग्रेट सिल्क रोड जो है वह एंशियंट टाइम में इसे डेवलप किया गया था तिजारत के लिए। उसके बाद ये हिस्ट्री है, यानी कि यही प्रूव करती है कि जब से इंसान ने रहना स्टार्ट किया तब से इनोवेशन भी स्टार्ट हो गई थी। इसी तरह अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे बड़ी चीज़ थी वो स्टीम इंजन था। किसी ने जो है स्टीम को ऑब्ज़र्व किया कि स्टीम से इंजन बनाया और स्टीम इंजन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा चेंज लेके आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था इसने फिर एक मैन्युफैक्चरिंग इरा को बर्थ दी, यानी कि फिर चीज़ों का बनना स्टार्ट हुआ। जब चीज़ें बनने लगी तो मास प्रोडक्शन होने लगी, चीज़ों की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, इंडस्ट्रीज़ लग गई। जो चीज़ें हाथों में कई कई दिन लगा के कई कई महीनों में तैयार होती थी वो इंडस्ट्रीज़ में बहुत जल्दी तैयार होने लगी। इस तरह जो है मास प्रोडक्शन होने लगी। मास प्रोडक्शंस के बाद जो है अब ऐसा था कि लोगों ने जो है वो बिज़नेस के लिए छोटे छोटे यूनिट्स बनाए हुए थे। जो ही रेवोल्यूशन चेंज आया इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन आया, एकदम से जो है इंडस्ट्रीज़ बूस्ट हुई, लोगों ने बड़े यूनिट लगाना शुरू कर लिए। अब बड़े यूनिट लगे तो उसका कुछ इस तरह हुआ कि स्मॉल यूनिट्स की तरफ, जो स्मॉल यूनिट लगे हुए थे जो पहले काम कर रहे थे, उनकी तरफ फोकस कम हो गया। तो लोगों ने जो है स्मॉल यूनिट्स बंद करना शुरू कर दिए। तो इसका ये हुआ कि डिक्लाइन हो गया स्मॉल बिजनेस यूनिट्स का। फिर पहली दफ़ा 1971 में बोल्टन रिपोर्ट पेश की गई यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने 8 इम्पोर्टेंट फंक्शंस बताए थे स्मॉल फिल्म्स के, कि स्मॉल बिज़नेस जो हैं, स्मॉल फिल्म्स जो चल रही हैं, उन्हें बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सपोर्ट कर रही थी जो बिग यूनिट्स थे उनको। इसी तरह उसके बाद फिर SBA यानी कि स्मॉल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसकी इम्पोर्टेंस बताई। फिर उन्होंने जो है अपनी तवज्जो स्मॉल फिल्म्स की तरफ करनी स्टार्ट की कि स्मॉल फिल्म्स ऐसे काम कर रही थी जो सपोर्ट कर रहे थे बिग यूनिट्स को।
इसलिए फिर उन्होंने कहा कि स्मॉल यूनिट्स जो हैं उन्हें भी चलते रहना चाहिए। उसके बाद ये है कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड मैनकाइंड टुवर्ड अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। जब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इंडस्ट्री में आया उसके बाद फिर जो नेक्स्ट चीज़ जिसमें रेवोल्यूशन आया वो था कंप्यूटर रेवोल्यूशन। यानी कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया। देखें, इंडस्ट्री बूस्ट की, इंडस्ट्री बूस्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, जो लोगों ने नेक्स्ट स्टेप जिस चीज़ को बूस्ट किया वो टेक्नोलॉजी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप टेक्नोलॉजी की तरफ आ गया, और जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो कंप्यूटर रेवोल्यूशन कहा जाता है। कंप्यूटर की हिस्ट्री यूँ है कि 1946 में फ़र्स्ट कंप्यूटर मशीन बनाई गई। उसके बाद 1954 में फ़र्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर आया। 1981 में पर्सनल कंप्यूटर आ गया, और साथ में ये आपकी जो वेबसाइट्स हैं www.com वाली रेवोल्यूशन ये भी तभी हुई थी। 1993 में सर्च इंजन रेवोल्यूशन आया, और आज आप जानते हैं कि आज का जो दौर है वो टुडे सोशल मीडिया रेवोल्यूशन है, जिसे सोशल मीडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये आपकी कुछ डेट्स हैं जिन्हें आपने क्विज़ के लिए याद रख लेना है, ये आपके क्विज़ आ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 4 आ जाता है। आप जानते हैं कि नॉर्मली जो है हमारे एक सब्जेक्ट के एक वीक के अंदर 3 लेक्चर्स होते हैं। तो ये जो आपको एक मॉड्यूल है ये पूरे वीक का एक ही मॉड्यूल दिया जाता है, यानी कि ये एक मॉड्यूल जो है, ये जो 12 टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए हैं ये 3 लेक्चर्स के इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये जो पूरा एक लेक्चर है ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इस वीडियो में ये जो पार्ट 1 हम देख रहे हैं, तो पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट 2 देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को एकेडमिक डिसिप्लिन के लिहाज से देखें तो सबसे पहले एकेडमिक डिसिप्लिन देखते हैं क्या होता है। एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो आपके नॉलेज की एक ब्रांच है। एकेडमिक डिसिप्लिन आप यूँ समझे कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये ख़ास सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप उनमें से कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक ख़ास स्टडी का एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपका एकेडमिक डिसिप्लिन कहलाएगा। ठीक है, ये देखिए डेफिनेशन के अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है। एन एकेडमिक डिसिप्लिन इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी और अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बीइंग टॉट इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो एकेडमिक डिसिप्लिन की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट या स्टडी एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि आपके जो है एकेडमिक डिसिप्लिन वो फ़िलासफ़ी हो सकती है, वो जियोग्राफ़ी हो सकती है, आर्कियोलॉजी हो सकती है, साइकोलॉजी, इकनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिकल, कोई भी हो सकती है। ठीक है ना, जो भी आप सब्जेक्ट या कोई स्टडी एरिया ख़ास सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपका एकेडमिक डिसिप्लिन हो जाएगा। अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। तो एंटरप्रेन्योरशिप कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन। अब इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन का क्या मतलब है? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है ऐसा डिसिप्लिन जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हों, 2 या 2 से ज़्यादा स्टडी के एरियाज़ इन्वॉल्व हों। ठीक है, तो आपको समझ आ रही होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक मीनिंग लिखा हुआ है, कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू टेक बिटवीन। ये आपका जो है क्विज़ भी आता है, एंटरप्रेन्योरशिप मीन टू टेक बिटवीन, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, और ये उसने आगे ब्रैकेट में उसकी वही डेफिनेशन दी हुई है जो हमने पहले भी की थी कि एंटरप्रेन्योरशिप, आखिर एंटरप्रेन्योर है कौन? वो इंसान जो रिस्क लेता है, कोई कुछ नया करता है, कोई इनोवेशन करता है और फिर उस पर रिस्क लेता है। ठीक है ना, तो वो एंटरप्रेन्योर होता है। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ कुछ लोगों ने जो मतलब इस फील्ड से थे उन्होंने एंटरप्रेन्योर की कुछ डेफिनेशंस बताई हैं हमें, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो वो हम करते हैं। सबसे पहले रिचर्ड आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर जो है वो एक ऐसा पर्सन है जिसमें कॉन्फिडेंस और फोरसाइट हो। ठीक है, और क्या है कि वो कोर्स में भी नॉन बट रिवार्ड और अनसर्टेन, वो ऐसा इंसान है जो कोई काम कर रहा है तो उसे कोर्स तो पता है, हो सकता है पता हो कि ठीक है मैं ये करूँगा तो मुझे इतना मुनाफा मिलेगा, लेकिन उस पर जो रिवार्ड्स हैं वो उसके अनसर्टेन होंगे। यानी कि आपके बिज़नेस जब आप करते हैं तो आपको पैसों के अलावा और भी बहुत सारे रिवार्ड, बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, तो वो आपके अनसर्टेन होंगे। ठीक है, उसके बाद जीन
की डेफिनेशन है वो कहता है कि द एंटरप्रेन्योर शिफ्ट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज आउट ऑफ एन एरिया ऑफ लोअर एंड इनटू एरिया ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जो इकोनॉमिक रिसोर्स को लोअर एरिया से हायर की तरफ लेके जाते हैं। यानी कि एक एरिया है जिसकी इकोनॉमिक कम है, लो इकोनॉमिक एरिया है वो, तो वो क्या करता है कि एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी इनोवेशंस के ज़रिए से उस एरिया की इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हें हायर कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है जोसेफ की आ जाती है, ये कहते हैं कि the entrepreneur is a person who is willing and able to convert a new idea or innovation into a successful innovation। यानी कि एक इंसान जिसके पास एक आइडिया है और वो उस अपने आइडिया को सक्सेसफुल इनोवेशन में कन्वर्ट कर दे, तो वो बंदा जो है वो एंटरप्रेन्योर है। उसके बाद विलियम जैक है। विलियम जैक की जो हमारे पास डेफिनेशन वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर ऐसा बंदा है जो बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, बिज़नेस ऑर्गेनाइज करता है और उसके साथ इनोवेशंस भी करता है। ठीक है ना, बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करना तो ये है ना कि आप कुछ जो है बाय करते हैं और उसके बाद कुछ प्रॉफिट लेके उसे सेल कर देते हैं, लेकिन वो बंदा जो बिज़नेस तो ऑर्गेनाइज कर रहा है लेकिन उसके साथ कुछ इनोवेटिव भी कर रहा है, तो वो इंसान जो है वो एंटरप्रेन्योर होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो डेविड की है। वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर के करेक्टर, बिहेवियर और एटीट्यूड को स्टडी किया उन्होंने। तो वो कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी ख़ास करेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड्स और स्किल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद पीटर ड्रकर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल। ठीक है, और वो कहते हैं कि लिंक्ड एंटरप्रेन्योरशिप विद इनोवेशन, वही चीज़ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इनोवेशन के साथ लिंक करती है। आमतौर पे ये माना जाता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका मतलब है कि स्मॉल बिजनेस, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि कुछ इनोवेटिव करना और किसी चीज़ पे रिस्क लेना। और आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो स्मॉल बिजनेस में लिए जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ कम होती हैं। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप का ज़्यादा लफ्ज़ उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे स्पेसिफाई ही कर दिया जाए स्मॉल बिजनेस के लिए। ये लार्ज फिल्म्स के लिए भी यूज़ होता है। अगर लार्ज फिल्म्स रिस्क ले रही हैं और वो कुछ इनोवेशन कर रही हैं, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड जो है वो लार्ज फिल्म्स के लिए भी यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स। बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर ऐसे सेंटर्स होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर किसी कंपनी को शुरू करने या ग्रो करने के लिए सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे कि कोई कंपनी अगर स्टार्ट किसी ने करनी है तो वो कैसे स्टार्ट करनी है, उसकी उन्हें मैनेजमेंट का तरीका, उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। और बाज़ औक़ात तो उन्हें ऑफ़िस स्पेस भी दी जाती है कि अपना ऑफ़िस भी वो कहाँ डालें, उन्हें जगह भी दी जाती है। ठीक है, और या ऐसा है कि कोई कंपनी चल रही है तो उसने ग्रो कैसे करना है, उसे मैच्योरिटी लेवल तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए भी ये सारी चीज़ों के लिए वहाँ जो है एडवाइसेस दी जाती हैं, तालीम दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है HEC। HEC क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन। ये जो है ये सपोर्ट करती है इंक्यूबेशन सेंटर्स को। और ये नीचे हमारे पास कुछ इंक्यूबेशन सेंटर उन्होंने बताए हुए हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का अपना इंक्यूबेशन सेंटर है जिसका नाम स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस सेंटर है, SSBC के नाम से। ठीक है, तो ये यहाँ उन्होंने कुछ जो है इंक्यूबेशन सेंटर्स बताए हैं। उसके बाद वो कहता है कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, GEM। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उस बिज़नेस के लिए आपको डाटा चाहिए, ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके लिए डाटा चाहिए होता है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन सोर्स है ये वाली वेबसाइट। यहाँ से आपको हर किस्म का डाटा मिल जाता है, तो यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो। उसके बाद हमारे पास जो है वो टॉपिक आता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो आप दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। चलें, यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ पहले एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशंस हैं और उसके बाद कुछ एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की पहले डेफिनेशंस देखते हैं। यहाँ सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारे पास, उसमें वो कहता है कि
एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि ऑल अबाउट डूइंग बिजनेस के बारे में आप जो भी कर रहे हैं वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है ना। उसमें क्या होता है कि आप जो है अपने बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप रिस्क लेते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। और आप कुछ इनोवेशन करते हैं। ये दो चीज़ें हम शुरू से लेके आ रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की मेन चीज़ क्या है कि हम कुछ इनोवेटिव करेंगे और फिर रिस्क लेंगे, ठीक है ना। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप अपने बिज़नेस को ऑर्गेनाइज और मैनेज कर रहे हैं और उस पर आपको जो है प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना। देखें, जो बिज़नेस का एक मकसद होता है वो प्रॉफिट हासिल करना भी होता है। तो अगर आपको उस बिज़नेस से प्रॉफिट भी मिल रहा है और आप कुछ इनोवेटिव भी कर रहे हैं और रिस्क भी ले रहे हैं, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। उसकी सेकंड डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। वहाँ वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि डूइंग योर ओन बिजनेस, कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। फिर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे हो, ठीक है। कहता है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मसलन आपको लगता है कि जो है इस चीज़ की डिमांड है, तो आप उस डिमांड पे काम करें। उसके बाद ये है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया जाता है ये सोचे बगैर कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं, ठीक है। रिसोर्सेज नहीं हैं और हमने अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, तभी हम कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। हम उन रिसोर्सेज को ओवरकम करने के लिए जो है अपने से कुछ नया करेंगे तो वो इनोवेशन होगी और उसके लिए हम रिस्क भी लेंगे, ठीक है। कहता है कि आर्ट ऑफ टर्निंग एन आइडिया इनटू बिजनेस, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आपके एक आइडिया है तो आप उस आइडिया को जब सक्सेसफुल बिजनेस में ले जाएंगे तो वो आपके एंटरप्रेन्योरशिप होगी। उसी तरह उसकी थर्ड डेफिनेशन है जिसमें वो कहता है कि प्रोसेस ऑफ इंक्रीमेंटल वेल्थ, कि आप उससे इंक्रीमेंटल वेल्थ यानी कि आप उससे कमाई कर रहे हैं, वो आपका बिजनेस है, ठीक है। उस पे आप कुछ रिस्क ले रहे हैं, इक्विटी, टाइम और कमिटमेंट। कहता है आपके मेजर रिस्क क्या होते हैं। देखिए, हम हर जगह पे बात कर रहे हैं कि रिस्क लेना है, हमने कोई इनोवेशन करनी है, रिस्क लेना है, लेकिन मेजर रिस्क क्या है। एक तो सबसे पहले इक्विटी, यानी कि आप जो अपना पैसा लगाएंगे वो आपका रिस्क होगा। उसके बाद जो आप अपना टाइम उस पर लगा रहे हैं वो भी रिस्क है, क्योंकि देखें वो टाइम आप कोई जॉब करके भी पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपने अपना उस बिज़नेस पे, उस इनोवेशन पे टाइम लगाया है, तो टाइम भी आपका जो है वो मेजर रिस्क है। और इसके बाद कमिटमेंट जो है वो भी आपका मेजर रिस्क है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा शख्स होता है जो इनोवेशन करता है, ठीक है। देखें, कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो शख्स है, एक बंदा जो कोई फीम शुरू करता है तो उसे रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वो उन तमाम रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा और उनका एक बंडल बना लेगा। तो अब वो इन सब को एक दूसरे से लिंक करेगा और फिर कुछ ऐसा करेगा कि कोई ऐसा रिस्क लेगा कि वो सारी जो रिसोर्सेज को ओवरकम करने के लिए, यानी कि अगर उसके पास उसने इकट्ठा कर लिया कि मेरे पास ये वाला रिसोर्स भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अब वो कुछ ऐसा करेगा कि वो उन रिसोर्सेज को ना होते हुए भी वो अपना काम जो है वो चला ले, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, हम उस, या जाहिर है वही चीज़ इनोवेशन भी कर रही होती है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन में वो कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर क्या होगा, एक ऐसा शख्स जो बिज़नेस को क्रिएट करता है, फिर उस पर कोई रिस्क लेता है, फिर ये है कि वो जो बिज़नेस कर रहा है वो प्रॉफिट की खातिर करेगा। और जब वो कोई अपॉर्चुनिटी, आइडिया उसे कब आता है कि जब वो कोई अपॉर्चुनिटी देखता है कि ये मसला है लोगों को, तो उसके लिए उसे कोई आइडिया आता है किस तरह इसे जो है फुलफ़िल किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि वो अपॉर्चुनिटी से आइडिया लेगा। उसके बाद क्या है कि इस आइडिया पर वो अपना जो है बिज़नेस मॉडल बनाता है और फिर उस बिज़नेस को चलाता है। और ये हो सकता है कि वो बिज़नेस खुद अकेला भी कर सकता है और अपने पार्टनर्स के साथ भी कर सकता है, तब भी वो एंटरप्रेन्योर ही होगा, ठीक है। ये थर्ड चीज़ है। तो वो कहता है कि टेक बेनिफिट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, वही सारी चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योर के बारे में हमने पहले पढ़ी हैं। अब वो कहता है कि द मोस्ट कॉमन ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर आर डैट दे हैव एंटरप्राइजिंग नेचर, मोटिवेटेड एंड कमिटेड, क्रिएट न्यू वेंचर,
यही चीज़ें कहता है कि जो हैं एंटरप्रेन्योर की ख़ुसूसियात क्या हैं जो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। वो ये है कि उसकी एंटरप्राइजिंग नेचर हो, यानी कि वो इनोवेशन कर सकता हो, वो मोटिवेटेड बंदा हो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा काम करे और फिर बस वो खुद सोचे कि नहीं अब नहीं मैं कर सकता। वो कमिटेड हो, अपनी जो बात कहे उसे पूरा करे। वो न्यू वेंचर्स कर सकता हो, यानी कि नई फ़िल्म तैयार करेगा, नया बिज़नेस बनाएगा, फिर वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देगा, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये जो हैं ये कॉमन चीज़ें एंटरप्रेन्योर के अंदर होती हैं। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ एंटरप्रेन्योर लिखे हुए हैं, बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर। पहले कुछ पाकिस्तान के लिखे हुए हैं। ये देखें पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर, उनमें कौन है? आफ्ताब इकबाल, यानी कि ये तो टपाल टी है, इसके जो ऑनर है आफ्ताब इकबाल, वो एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर है। उसके बाद ये बहुत सारे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे एक जो है डॉक्टर अमजद साहब, अखुव्वत आपने नाम सुना होगा। अखुव्वत एक बहुत ही मतलब पाकिस्तान में अच्छी फाउंडेशन है, तो उसके जो ऑनर है डॉक्टर अमजद साकिब, उनकी ये है। तो इसी तरह कशफ फाउंडेशन है रोशन ज़फ़र की, और इस तरह उन्होंने जो है पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के नाम लिखे हुए हैं। और उसके बाद जो है इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स के नाम लिखे हुए हैं। उसमें हेनरी फोर्ड हैं, वॉल्ट डिज़नी हैं, ये डिज़नी लैंड या जो डिज़नी कार्टून वगैरह हैं उनके जो ऑनर हैं। और स्टीव जॉब्स हैं, एप्पल कंपनी के मालिक, और रिचर्ड ब्रांसन है, और इस तरह बहुत सारी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमी है।